स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के जो पिछली क्लासें अभी तक हुई उसमें हमने आपको बताया कि जो हिंदी की पहली पुस्तक साहित्य की मानी जाती है वो कौन सी है, तो वो है इस्तवार दाला लिटरेतर इंदुवे हिंदुस्तानी। वो पुस्तक है किसकी, तो वो पुस्तक है गारशादा दासी की। उसी के अगले क्रम में मैंने दूसरी क्लास मेरी हुई थी उसमें मैंने आपको उसकी दूसरी पुस्तक की चर्चा की थी, जिस पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, और ये पुस्तक है शिव सिंह सेंगर की। उसके तीसरी वीडियो में मैंने तीसरी पुस्तक के विषय में चर्चा की थी जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जो पुस्तक किसकी थी, वो पुस्तक थी जॉर्ज ग्रियर्सन जी की। उसी के क्रम में जो चौथी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। आइए उसके विषय में सविस्तार रूप से चर्चा करते हैं। पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। ये जो मिस्र बंधु विनोद है ये हिंदी साहित्य जगत की चौथी महानतम पुस्तक की श्रेणी में गिनी जाती है। अगर बात करें इस पुस्तक के लेखक की, बात किसकी करें, इस पुस्तक के लेखक की, तो इसके लेखक माने जाते हैं मिस्र बंधु। कौन माने जाते हैं भैया? मिस्र बंधु। इन मिस्र बंधुओं की सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि ये मिलकर के इस इतिहास ग्रंथ का लेखन कार्य किए। बात करें इनकी संख्या की तो इनकी 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3। अर्थात मिस्र बंधुओं की श्रेणी में 3 लोग सम्मिलित हैं। कौन कौन? तो पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र। कौन भैया? गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र। बिहारी मिश्र। और तीसरे नंबर पे आते हैं श्याम बिहारी मिश्र। कौन आते भैया? श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों ही लोगों ने संयुक्त रूप में इस इतिहास ग्रंथ का लेखन कार्य किया। बात करें अगर इसके भाषा की कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो इसकी भाषा हिंदी थी। क्या थी? हिंदी। बात करें अगर इसके भाग की, किसके भाग कितने थे, तो इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग थे। इन 4 भागों में ध्यान रखने का विषय वस्तु यह बनता है कि इन 4 भागों में प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। ये जो 3 भाग प्रकाशित हुए, जो एक साथ प्रकाशित हुए, उसका मुख्य कारण ये रहा कि ये जो आप देख रहे हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, इन तीनों लोगों ने अलग अलग भाग लिखे। तीनों अलग अलग भाग लिखे और तीनों भाग का जो प्रकाशन हुआ वह एक ही डेट पर किया गया। कब किया गया? 1913 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की यह है कि यह तिथि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो परीक्षा आप टीजीटी की दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी की दे रहे हो, चाहे आप टेट की दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की दे रहे हो, या यूपीपी यूपीएसआई की बात करें हम,
इन सभी जगहों में ध्यान रखने का विषय वस्तु है कि आपको यही तिथि याद करनी है। हालांकि इसका जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ वो 1934 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 1934 की डेट आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो पूछे कि भाई चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तब आपको कहना है 1934 ईस्वी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं पूछ रहा है तो आपको कौन सी तिथि बतानी है? आपको यही तिथि बतानी है 1913 वाली। क्या बतानी है? 1913 की तिथि बतानी है। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एकदम स्पष्ट पढ़िए, कम पढ़िए, किंतु जितना पढ़िए बहुत दमदारी से के साथ पढ़िए कि मन में किसी प्रकार का कोई संदेह रहे ना। ठीक है, बात करें इसके चौथे भाग के प्रकाशन की, लिखेंगे चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1934 ईस्वी में। कब हुआ? 1934 ईस्वी में। हालांकि यह तिथि भी पेपर में आ चुकी है, किंतु बहुत बड़ी परीक्षा वाली में आया है। किसमें पूछा है? नेट में पूछा है, आप में नहीं पूछा अभी तक। अभी छोटी परीक्षाओं में ये डेट कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन आपके लेवल पर जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 1913 की है। बात यदि आगे हम करें, इस पुस्तक की एक और महत्वपूर्ण बात ये रही कि अगर इसकी पद्धति पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? पद्धति, कि ये किस पद्धति में लिखा गया। तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य की जो पद्धतियां रही वो 4 रही। पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति, तीसरी पद्धति विधेयवादी पद्धति और चौथी पद्धति जो रही वो वैज्ञानिक पद्धति रही, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति को गारशा दातासी व शिव सिंह सेंगर ने यूज किया। जो दूसरी पद्धति रही, उस दूसरी पद्धति को पहले तो यूज किसने किया? पहले प्रयोग में कौन लिया अपने साहित्य लेखन में? तो वो कौन थे? वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो कौन थे? मिस्र बंधु थे। इसलिए आप क्या लिखेंगे इनकी पद्धति? तो इनकी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। यहां से प्रश्न जो सर्वाधिक बनता है वो बनता है कवियों की संख्या से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कवि विवरण किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है। इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। कितने? 5000। आप लिखेंगे कवियों की संख्या, कवियों की संख्या। तो अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या है 4591 कवि। ये तो इसकी वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर आंकड़ा लगभग का पूछे तो लगभग 5000। क्या लिखेंगे? लगभग 5000 कवि। और यह लगभग का ही आंकड़ा परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया है। सर्वाधिक बार ही पूछा गया लगभग का आंकड़ा। एग्जैक्ट आंकड़ा भी पूछा गया, ये भी आंकड़ा पूछा गया, लेकिन यह आंकड़ा नेट लेवल पे पूछा गया। अभी तक छोटी परीक्षाओं की श्रेणी में, जैसे कि बात करें हम टेट की, बात करें सुपर टेट की, या यूपीपी की, यूपीएसआई की, या टीजीटी की, या पीजीटी की भी बात करें, पीजीटी में भी इस पर प्रश्न नहीं बना है। ये प्रश्न किस पर बना है? ये प्रश्न जो वास्तविक संख्या का बना वो नेट लेवल पे बना है, लेकिन ये लगभग का आंकड़ा, ये लगभग का आंकड़ा आपके पीजीटी में भी आ चुका है और टीजीटी में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने का विषय वस्तु इसमें यह है, यदि आपसे पूछी जाए कि हिंदी साहित्य की चौथी पुस्तक का क्या नाम है, तो हिंदी साहित्य की चौथी पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं की संख्या कितनी है? तो मिस्र बंधुओं की संख्या है भैया 3। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। उन 3 संख्याओं में ध्यान रखने का विषय वस्तु है कि जो 3 लोग हैं उसमें पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, तीसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो इसकी भाषा क्या है भैया? तो इसकी भाषा है हिंदी। भाषा क्या है? हिंदी। अगर पूछे कि इसके भाग कितने हैं, तो इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। बात की जाए कि इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो इसके प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो 1913 ईस्वी में हुआ है।
किंतु इसके चौथे भाग के यदि प्रकाशन की हम बात करें तो उसका प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। बात करें पद्धति की कि मिश्रबंधु विनोद जो हिंदी साहित्य की पुस्तक रही उसके लेखन पद्धति कौन सी प्रयोग में आई, तो उसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। बात करें इसमें कवियों की संख्या की तो वास्तविक संख्या तो जो है वो है 4591, किंतु लगभग के आंकड़े में अगर पूछा जाए तो लगभग 5000 कवि माने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अगली पुस्तक पे, यानी 5वीं पुस्तक की यदि हम चर्चा करें तो 5वीं पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक, यह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की तैयारी करने वाले बच्चे के पास में लोगों का कहना यही है कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक नहीं है तो आप फिर वास्तविक हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि साहित्य से कोई सा भी प्रश्न आता है और वो कभी भी विवाद का मुद्दा बनता है तो उस प्रश्न को सॉल्व कहाँ से किया जाता है, तो उसको सॉल्व जो किया जाता है भैया वो इसी पुस्तक से। कौन सी पुस्तक? उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, इस पुस्तक की अगर महत्वपूर्ण विशेषता की यदि हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही हो जाता है कि भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछे? लेखक। तो ध्यान रखना ये पुस्तक हमारे पड़ोसी की है। पड़ोसी का मतलब भाई आपको खूब अच्छे से पता है कि ये अगोना जिला बस्ती के रहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक। लेखक की बात करें क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। बात करें भाषा की तो इसकी भाषा थी हिंदी। क्या थी भाषा भैया? हिंदी। बात करें इसकी पद्धति की तो इसकी पद्धति थी विधेयवादी। कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा चुके हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस पद्धति के जो जनक हैं उनका नाम है तेन। क्या नाम है? तेन। और इस पद्धति के अनुसरणकर्ता कौन है? अनुसरणकर्ता तो इसके जो अनुसरणकर्ता माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु इसका ध्यान में रखना है। यदि इसमें आपसे पूछ ले शब्दावली, किन किन शब्दावलियों का यूज हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 शब्दावलियों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। वो है जाति, वातावरण और है क्षण विशेष। क्या भैया? क्षण विशेष। ये 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियों का यूज जो हुआ है वो किसमें हुआ है, तो वो इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, बात करें इसके सन की, किसका प्रकाशन किस सन में हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में।
1929 ईस्वी में। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये तिथि पूछी जा चुकी है। यदि बात इसके आगे हम करें तो इसमें दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती हैं। जैसे पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में जो भक्तिकाल है उस भक्तिकाल को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है 4 हिस्सों में। लिखेंगे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटा गया है। जो क्रमागत ज्ञानाश्रयी क्या है? ज्ञानाश्रयी। दूसरा है प्रेमाश्रयी। तीसरा है रामाश्रयी। और चौथा है कृष्णाश्रयी। आगे की चर्चा करें उससे पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो पुस्तक रही, इस हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक ध्यान में रखना, इसके लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। बात करें कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो यह पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। पूछा जाए यह पुस्तक किस पद्धति में लिखी गई, तो यह पुस्तक लिखी गई विधेयवादी पद्धति में। इस विधेयवादी पद्धति के जनक की यदि हम बात करें तो इस पद्धति के जनक हैं तेन, किंतु इस पद्धति का अनुसरण किसने अपने साहित्य ग्रंथ में किया, तो उसका अनुसरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये जो विधेयवादी पद्धति है, जब विधेयवादी पद्धति का अनुसरण हम किसी भी इतिहास ग्रंथ में करते हैं तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, किन किन मूलभूत इकाइयों का ध्यान में रखते हैं, तो ध्यान रहे उसमें हम जाति को, वातावरण को और क्षण विशेष को आधारभूत इकाई में स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य ग्रंथों के लेखन का कार्य करते हैं। बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक रही, वो पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने हिस्सों में बांटा है, तो 4 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, जिसमें पहला है ज्ञानाश्रयी, दूसरा है प्रेमाश्रयी, तीसरा है रामाश्रयी और चौथा है कृष्णाश्रयी। ठीक है, इसका संशोधित और परिष्कृत रूप भी देखने के लिए मिला। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके आगे की चीजें हम बताते हैं कि इसका संशोधित और परिष्कृत रूप कब आया। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संशोधित और परिष्कृत रूप कब आया, तो ध्यान रखेंगे हम कि इसका संशोधित और परिष्कृत रूप 1940 ईस्वी में आया। कब आया? 1940 ईस्वी में। और उससे भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु इस बात के लिए बन जाता है कि आखिर ये संशोधित और परिष्कृत रूप आया क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तिथि लिख लेते हैं कि वास्तव में प्रकाशन जो संशोधित और परिष्कृत रूप हुआ वो कब हुआ। चलिए चर्चा करते हैं इन पर विस्तार से। पूछे आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का संशोधित और परिष्कृत रूप, संशोधित व परिष्कृत
रूप कब आया? तो 1940 ईस्वी में आया। कब आया भैया? 1940 ईस्वी में। ध्यान रहना है आपको इस बात का। वास्तव में हुआ क्या कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ये पुस्तक थी, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ, ध्यान से समझिएगा, प्रकाशन, इसका प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी सभा काशी से। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा काशी, सभा काशी से इसका प्रकाशन हुआ। किंतु जब नागरी प्रचारणी सभा काशी से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो इस पुस्तक का प्रकाशन स्वतंत्र रूप में नहीं हुआ, वरन एक पुस्तक के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया। किस पुस्तक के अंतर्गत? ध्यान में रखिएगा, उस पुस्तक का नाम था भैया हिंदी शब्द सागर की भूमिका। नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर किया गया, तब इसका नाम भी यह नहीं था, वरन तब इसका नाम क्या था भैया? तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास। जब हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बार प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, 1929 ईस्वी में हुआ, तो इसे स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा नहीं मिला, वरन इस पुस्तक का प्रकाशन इस पुस्तक के, किस पुस्तक के? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर किया गया। और इस पुस्तक को जो ख्याति और प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निगाहों में वो ख्याति और प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस पुस्तक को पुनः निकाला। कहां से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर से निकाला। ठीक है। और फिर किया क्या? फिर उसमें और अधिक संशोधन किया, उसमें और अधिक परिमार्जन किया, और करने के बाद में उसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में उसका दोबारा से प्रकाशन करवाया। कब करवाया? 1940 ईस्वी में। और जब 1940 में इसका प्रकाशन हुआ, तब इसका नाम क्या पड़ा? तब इसका नाम पड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम पड़ा? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस पुस्तक के अंतर्गत कवियों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रहे, कवियों की संख्या, तो जो कवियों की संख्या है वो 1000 कवियों का जीवन वृत्त, 1000 कवियों के जीवन वृत्तों की चर्चा की गई। ठीक है। इस पुस्तक का जो सबसे बड़ा विवाद रहा वो समझने का विषय वस्तु है। ध्यान रखिए उसका विवाद क्या रहा। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके आगे के क्रम में चलते हैं। ठीक है। चलिए रिवीजन इसका देख लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो समझते ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का संशोधित और परिष्कृत रूप कब आया, तो 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। जब हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बार प्रकाशन हुआ, तो प्रकाशन हुआ कहां से? नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। जब नागरी प्रचारणी सभा काशी से हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन ना होते हुए एक पुस्तक में उसे स्थान दिया गया। उस पुस्तक का नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, और तब इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास। फिर जब हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इसका प्रकाशन हो गया, तो उसे वो पब्लिसिटी, वो ख्याति, वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो लोग चाह रहे थे। लोगों का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो चाह रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि इस पुस्तक को, हिंदी साहित्य के विकास पुस्तक को, उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका से निकाला और उसे क्या किया? संशोधित किया, परिमार्जित किया, परिनिश्चित किया, शुद्ध किया
और उसे पुनः एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया और उसका नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु इसका बनता है, जो पेपर में पूछा गया है, वो ये पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या है। तो इसका जो सबसे विवादास्पद मुद्दा आप लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या रही, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल कह देना, वीर गाथा काल कह देना, ये इस पुस्तक का सबसे बड़ा विवाद रहा। सबसे बड़ा विवाद रहा। और इसका विरोध किया किसने, तो इसका सबसे बड़ा विरोध वास्तव में किया आदिकाल, क्योंकि आदिकाल का नामकरण किसने किया था, तो आदिकाल को आदिकाल कहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन कहे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे। और इसी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कह दिया, यह कह दिया आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने कह दिया। जब आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा तो सबसे बड़ा घोर विरोधी कोई खड़ा हुआ तो कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने जिन पुस्तकों को आधारभूत इकाइयों के रूप में आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, वो पुस्तकें वास्तव में वीर रस प्रधान हैं ही नहीं। 12 पुस्तकों में केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जो वीर रस प्रधान रही, वो रही पृथ्वीराज रासो। शेष जो पुस्तकें रहीं वो वास्तव में वीर रस प्रधान रचना की श्रेणी में आते ही नहीं। ये बात कहा किसने, तो ये बात कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहना, यह सबसे बड़ा विवाद है। यह इस पुस्तक का सबसे बड़ा विवाद है। बड़ा विवाद है। आज की इस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये क्लास यहीं तक। इसके अगले पुस्तक की चर्चा हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।